हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग अपना फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट कर रहे थे, जिसमें हम सारी अपनी बेसिक थियोरेटिकल डिस्कशंस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको कराया था वो था एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन बिजनेस डिसीजंस। तो हमने देखा था कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग तरह तरह के बिजनेस डिसीजंस में मैनेजमेंट की मदद करता है, राइट। चलो, तो अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते। नेक्स्ट जो पार्ट हमको करना है मेजर, वो है कॉस्ट। तो आप आई होप सो मेरे साथ नोट्स वगैरह बना रहे होंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स है, मैं बार बार कहता हूं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालना कॉस्ट। तो वैसे तो देखो, कॉस्ट का मतलब तो हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके थे। कॉस्ट का मैं मीनिंग आपको ऑलरेडी लिखवा चुका था और समझा भी चुका था। अब कॉस्ट से रिलेटेड ही हमें कुछ आगे की चर्चा करनी है। तो इसमें फर्स्ट एरो डाल के लिखो एज पर सीमा, CIMA। सीमा का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया होगा फर्स्ट लेक्चर में भी, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ठीक है जी। तो इसमें लिखो एज पर सीमा, कॉस्ट कैन बी यूज्ड एज, कैन बी यूज्ड एज, दो बाइफर्केशन निकालो इसमें। यहां लिखो अ नाउन, अ नाउन, और यहां लिखो अ वर्ब। तो इंग्लिश में आपने ये सब टर्म्स पढ़े होंगे, नाउन्स, वर्ब्स। तो बस हम यहां पे कह रहे हैं, या रादर मुझे बोलना चाहिए सीमा यहां पे कह रहा है कि कॉस्ट जो है नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। तो कॉस्ट नाउन की तरह यूज जो हो सकता है, इसका क्या मतलब है। तो यहां लिखो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or attributable to a specified thing और एक्टिविटी। तो जैसे कि अगर मैं बोलूंगा ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, मैंने बोला इस मोबाइल की कॉस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इस मोबाइल की कॉस्ट है 20,000 रुपए। तो यहां पे जब मैंने कॉस्ट यूज किया, वो मैंने एज अ नाउन यूज किया। तो जब हम कॉस्ट टर्म यूज करते हैं ये बताने के लिए कि भाई फलाना चीज की या फलाना एक्टिविटी की कॉस्ट इतनी है, तो जब कॉस्ट इस तरह से यूज करते हैं तो यहां पे हम कॉस्ट एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। लेकिन कॉस्ट को एज अ वर्ब भी यूज किया जा सकता है, और इसके बारे में आपको पहले भी मैं बता भी चुका हूं। वैसे लिखना टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी, ब्रैकेट में लिख लो कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग हमने पढ़ा हुआ है ना, कॉस्टिंग टर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जब मैं कॉस्टिंग की तरह यूज करता हूं, मैं कॉस्टिंग वर्ड यूज करता हूं, मैंने जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग की बोला था, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में जब मैं कॉस्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, यहां पे जो कॉस्ट का इस्तेमाल हो रहा है वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है, क्योंकि यहां पे हम बोल रहे हैं कि कॉस्ट निकालना। तो किसी प्रोसेस की कॉस्ट निकालना, टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, वो कोई भी चीज हो सकती है। मैंने सर्विस कॉस्टिंग की भी एग्जांपल दी थी, जहां पे हम कोई सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं। जॉब कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया। तो जब हम यहां पे ये कॉस्ट वर्ड यूज करते हैं तो हम यहां पे वर्ब की तरह यूज करते हैं। बात समझ आ गई। तो या तो मैं कॉस्ट नाउन की तरह यूज करता हूं, जहां मैं बोलता हूं कि ये कॉस्ट है, ये अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का, किसी एक्टिविटी का। तो जब मैं अमाउंट बताता हूं कि ये कॉस्ट का अमाउंट है, जैसे मैंने बोला था मेरे मोबाइल का, मेरी मोबाइल की कॉस्ट है 20,000 रुपए, तो ये कॉस्ट मैं यहाँ पे नाउन की तरह यूज कर रहा हूं। लेकिन जब मैं बोलूंगा कॉस्टिंग, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं अपने मोबाइल की कॉस्ट निकाल रहा हूं। तो जब मैं यहां पे कॉस्टिंग वर्ड यूज करूंगा, दैट इज कि मैं अपनी मोबाइल का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, एसरटेन कर रहा हूं, तो यहां पे मैं कॉस्ट वर्ड एज अ
वर्ब यूज कर रहा हूं। आई होप आपको बारीकी समझ आई होगी मेरी बात की कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है हमारा सीमा। ठीक है, अच्छा, बाकी जब मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, जब उनको डिसीजंस लेने होते हैं, मैनेजरियल डिसीजंस, तो मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए जो मैनेजमेंट कंसिडर करती है वो करती है इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी एक बात लिख लो, इकोनॉमिक कॉस्ट यहां पे कंसिडर करते हैं मैनेजमेंट, राइट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट कि यहां पे हम कुछ टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में देखेंगे। कुछ हो सकता है आपने अपनी इकोनॉमिक्स वगैरह में सुना हो, और यही बेसिकली इकोनॉमिक कॉस्ट है जो मैं यहाँ पे बात करूंगा। यही वो इकोनॉमिक कॉस्ट है जो मैनेजमेंट अपने तरह तरह के डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करती है ना। और मुझे लगता है इसमें से कई कॉस्ट आपने अपने इकोनॉमिक्स या इधर उधर कहीं ना कहीं सुने होंगे, राइट। तो इसमें आप फर्स्ट लिखो, वन लिखना या ऐसा बड़ा वाला वन डाल दो। इसमें लिखो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो फटाफट शॉर्ट शॉर्ट में लिखते रहेंगे कि तरह तरह की ये कॉस्ट क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो पहला मैंने बोला आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। चलो, तो इसमें लिखो कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स outlay, that is outflow। ठीक है, तो वो कॉस्ट जहां पे मेरे जेब से पैसा जाता है, जहां पे कुछ आउटफ्लो होता है, पैसा जरूरी नहीं, कुछ भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो सकते हैं। इट डजंट ओनली मीन मनी, कोई भी अगर मेरी जेब से इकोनॉमिक रिसोर्स जाता है कोई खर्चे के लिए, कोई कॉस्ट के लिए, तो ऐसे कॉस्ट को बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। जैसे कि मैंने वेजेस पे करी, मैंने वर्कर्स को वेजेस पे करा कैश में, तो अब वो कैश मेरी जेब से चला गया, तो यहाँ पे कैश का एक आउटफ्लो हुआ। यहाँ पे आउटले का मतलब आउटफ्लो ही होता है। तो ऐसे कॉस्ट जहां पे मेरे जेब से कुछ जाता है ना, बट मैं पहले ही बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे आउटफ्लो डजंट मीन कि सिर्फ कैश का, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स का हो सकता है। ऐसे कॉस्ट को हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ठीक है, कि मैंने बताओ, मैंने मान लो कोई कॉस्ट पे करने के लिए, कोई खर्चा पे करने के लिए कैश देने की जगह अपनी कंपनी की कुछ सिक्योरिटीज दे दी, या किसी और कोई और सिक्योरिटीज वगैरह कोई और फाइनेंशियल एसेट दे दिया किसी को, तो वो भी भाई एक टाइप ऑफ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ही हो गया। बात समझ आ गई। तो ऐसे कॉस्ट को हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, सिंपल। चलो, फिर आता है दूसरा, ये तो पक्का आप लोगों ने अपने इकोनॉमिक्स में सुना जरूर होगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये बहुत यूज होता है डिसीजन मेकिंग में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आप सीखोगे धीरे धीरे, आप इस सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे यूज की जाती है अपने मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में, ये सब आप प्रैक्टिकली धीरे धीरे सीखोगे। ऑफ कोर्स अभी नहीं, बट हाँ जैसे जैसे आप बड़े होगे आप सीखोगे। तो लिख लो यहां पे पहले, मतलब वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन foregone। वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फॉरगॉन, है ना। तो जैसे मानो मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं या तो प्रोडक्ट ए बना के बेच सकता था, या तो मैं प्रोडक्ट बी बना के बेच सकता था। मैंने बोला कि मैं प्रोडक्ट बी बना के बेचूंगा, तो मैंने प्रोडक्ट ए की जगह प्रोडक्ट बी बना के बेचने का सोचा। मेरा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होता प्रोडक्ट ए, मैं प्रोडक्ट ए बना के बेचता। तो प्रोडक्ट ए बना के जो मैं बेसिकली प्रॉफिट कमा सकता था, मैं सीधा सीधा ग्रॉस मार्जिन चलो बोल देता हूं, कमा सकता था, वो एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। लेकिन हमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखना होता है, यानी कि अगर मैंने यहां पे एक प्रोडक्ट और जोड़ लिया, प्रोडक्ट सी भी जोड़ लिया, तो मेरे को देखना पड़ता है, मैंने बोला मैं प्रोडक्ट बी बेच रहा हूं, लेकिन अगर प्रोडक्ट बी नहीं बेचता तो ए या सी में से क्या बेचता, दोनों में से मेरे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या रहता, ए या सी में से बेचने के लिए। तो हमको अपने सारे आउट ऑफ ऑल द कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल टू अस, हमें देखना होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या रहता।
राइट। तो जैसे मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं, मैंने बोला फॉर एग्जांपल, मैंने देखा यार प्रोडक्ट बी मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो मैं प्रोडक्ट बी बेच लेता हूं। लेकिन मैंने देखा अगर मैं प्रोडक्ट बी भी ना बेचता तो मैं ए बेच सकता था या सी बेच सकता था, दोनों नहीं बेच सकता था ऑफ कोर्स। तो मैं देखता कि ए या सी बेच सकता था, तो दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या रहता, बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होता। अगर बी ना बेचता तो ए बेचता या सी बेचता, दोनों में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, मैंने फॉर एग्जांपल बोला भाई ए या सी में से मैं सी बेचता, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव होता। तो अकॉर्डिंगली फिर मैं ये देखूंगा यार सी में जो मैंने कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट का लॉस किया, जो मैं कमा सकता था, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। बस इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है, समझ आ रही बात, ये कोई आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं, क्योंकि कोई मैं जेब से इनकम नहीं कर रहा। ये एक तरह से नुकसान है मेरा कि भाई अगर मैं कुछ ऑल्टरनेटिव कुछ करता तो मैं उससे जो कमा सकता था वो अब मैं नहीं कमा रहा, बिकॉज वो मैं नहीं ऑल्टरनेटिव एक्शन ले रहा या कोर्स ले रहा। तो वो मेरा जो नुकसान एक प्रकार का, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। अब बात ऐसी है कि भाई कि सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, किसी भी बिजनेस के पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, तो वो अपने सारे ऑल्टरनेटिव्स नहीं यूज कर सकता। भाई ए बी सी, आप ज्यादा से ज्यादा कितना ए या बी या सी तीनों में से एक प्रोडक्ट बना सकते हो, तीनों नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो आपको डिसीजन लेना है, यहीं पे मैनेजमेंट का रोल आ जाता है कि ए बनाए, बी बनाए कि सी बनाए, यही हमें डिसीजन लेनी पड़ती है। तो वो हमने ले ली, और वो लेने के बाद फिर देखा भाई अगर ये ना लेते तो क्या डिसीजन लेते, वो उस पे जो मेरा प्रॉफिट लॉस हो गया वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इट इज नॉट अ एक्चुअल कॉस्ट, कोई एक्चुअल जेब से निकल नहीं रहा कॉस्ट मेरा, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि भाई कितना मेरा जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहता तो मैं उससे क्या कमा सकता था, सिंपली दैट इज व्हाट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कॉस्ट, बट रियलिटी में इनके अकाउंटिंग में आप कभी नहीं पढ़ते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने आज तक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कोई जर्नल एंट्री थोड़ी ना करी, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट होता है, ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से एक होता है हमारा संक कॉस्ट। संक कॉस्ट, तो संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये भी लिख लो, कॉस्ट दैट हैज already been incurred and cannot be recovered. Full stop. These are irrelevant for decision making. ठीक है। तो संक कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो। भाई एक बार कॉस्ट मैंने कोई इनकर कर दिया, अब मैं वो वापस नहीं ले सकता, वक्त पीछे थोड़ी ले सकता हूं। तो वंस मैंने कोई कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर लिया, अब मैं उसको अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए कंसिडर नहीं करूंगा। भाई जो कॉस्ट चला गया वो चला गया, अब नो मैटर में क्या डिसीजन लूंगा फ्यूचर में, जो कॉस्ट मैं ऑलरेडी इनकर कर चुका हूं वो नहीं बदलेगा, तो वो मेरी डिसीजन मेकिंग के लिए बेकार हो गया। मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव है, कुछ भी ले लो। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो मानो क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आप मैकडॉनल्ड्स गए, आपने देखा कि आपके पास दो ऑप्शन है, दो बर्गर के ऑप्शन है। एक बर्गर की कॉस्ट है 80 रुपए, एक बर्गर की कॉस्ट है 100 रुपए। आपने सोचा दोनों में से कौन सा बर्गर खरीदे। आपको याद है, अरे सुबह सुबह तो मैंने एक बर्गर ऑलरेडी खा चुका है, सुबह सुबह तो मैं बर्गर किंग से एक बर्गर उठा के ऑलरेडी खा चुका, तब मैंने 30 रुपए का बर्गर खाया था। आप ऑलरेडी खा चुके हो वो बर्गर। तो अब जो बर्गर आप ऑलरेडी खा चुके, जो बर्गर 30 रुपए का आप ऑलरेडी खा चुके, वो 30 रुपए की कॉस्ट आप ऑलरेडी इनकर कर चुके, अब वो इरेलीवेंट हो गई। अब फ्यूचर में, अब एज ऑफ नाउ 80 रुपए का बर्गर खाओ कि 100 रुपए का बर्गर खाओ, ये मैटर नहीं करेगा कितने रुपए का बर्गर आप ऑलरेडी खा चुके, क्योंकि जो कॉस्ट इनकर हो चुकी वो आप वापस पलट के नहीं ले सकते। ठीक है। तो एकदम बकवास खटारा एग्जांपल था, बट हाँ आपको थोड़ा एसेंस समझ आया होगा बात का कि संक कॉस्ट होती क्या है। वो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर चुके, और फ्यूचर अब जो भी कोर्स ऑफ एक्शन लोगे, उससे बीती हुई कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है वो नहीं बदल सकती, ना तो आप उसे वापस ले सकते हो ना उसे चेंज कर सकते हो। तो इसलिए वो बेकार हो जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए। कहते हैं ना जो हो गया उसको छोड़ दो, फ्यूचर की देखो। रियलिस्टिकली भी हम यही देते,
एडवाइस देते हैं लोगों को कि भाई जो हो गया, अब उसको तो बदल नहीं सकते, जो फ्यूचर में आप बदल सकते हो वो देखो। तो फ्यूचर डिसीजन के लिए जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी है वो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, आई होप बात समझ आई होगी। तो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं संक कॉस्ट। ठीक है जी। फिर फोर्थ टाइप ऑफ कॉस्ट लिखना, इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट, तो इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, इसमें लिखो हाइपोथेटिकल और नोशनल कॉस्ट not involving actual cash outlay। एक तरह से कह सकते हो, एक तरह से कि थोड़ा सा ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का थोड़ा सा उल्टा हो गया। हाइपोथेटिकल या नोशनल कॉस्ट जहां पे एक्चुअल कॉस्ट आउटले नहीं होता, राइट। दीज आर computed only for डिसीजन मेकिंग। मतलब इसको हम लोग सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए कंसिडर करते हैं इंप्यूटेड कॉस्ट को। इसके एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आ सकता है आपके एमसीक्यू में, वो इनमें से कोई भी एक टाइप ऑफ कॉस्ट लिख के बोल देगा ये कौन सा टाइप ऑफ कॉस्ट है ना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने सुना होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई एक्चुअल में थोड़ी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैश में दिया जाता है, तो ये एक इंप्यूटेड कॉस्ट होता है, राइट। ऐसी नोशनल रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, नोशनल रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, मैंने मानो अपनी खुद की कोई बिल्डिंग पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब ऑब्वियस ही बात है, अपनी बिल्डिंग पे अगर मैं खुद ही बिजनेस कर रहा हूं तो मैं खुद को तो रेंट दूंगा नहीं, है ना। लेकिन मैं नोशनली सोच लेता हूं कि मानो अगर मैं यही बिल्डिंग किसी और से रेंट पे लेता तो मैं कितना रेंट देता। रियलिटी में थोड़ी कोई रेंट दे रहा हूं, बट मैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए कभी कभी कंसिडर कर सकता हूं। समझ आ रही। तो ये इन कॉस्ट को बोलते हैं इंप्यूटेड कॉस्ट। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कॉस्ट सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए कंसिडर करी जाती है, राइट। दीज कॉस्ट आर ओनली कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक, चलो ऐसी आपका फिफ्थ टाइप ऑफ कॉस्ट है जिसको हम बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट, तो इसमें लिखो कॉस्ट विच आर रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कॉस्ट विच विल बी incurred in future and which vary in alternative course of action, which vary in alternative course of action। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, आप मानो किसी बड़े से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे गए, आप एक मानो अपने कमरे के लिए एसी खरीदने गए। आप अपने कमरे के लिए एसी खरीदने गए, आपने देखा दो ऑप्शंस। आपने देखा एक डाइकन का एसी है, एक डाइकन का एसी है, मानो इस एसी की कॉस्ट है 20,000 रुपए की। और एक आपने देखा कोई भी और कंपनी ले लो, चलो ब्लू स्टार ले लेते हैं। आपने एक ब्लू स्टार का एसी देखा, इसकी कॉस्ट आपने देखी 18,000 रुपीज की। ठीक है, ये आपने 18,000 रुपीज की देखी। इसके अलावा दुकानदार ने बोला देखो एसी आप जो भी खरीदोगे
उस एसी को आपको इस दुकान से घर तक ले जाने के लिए एक छोटा सा कुछ भाड़ा देना पड़ेगा, एक रिक्शे वाले का या टेम्पो वाले का भाड़ा देना पड़ेगा 100 रुपए का, या चलो 100 नहीं, थोड़ा बड़ा अमाउंट ले लेता हूं, चलो 500 रुपए का। ठीक है, आप 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दोनों में से चाहे कोई भी एसी आप लेके जाओ, उस 500 रुपए में आपका एसी का ट्रांसपोर्टेशन भी कवर हो जाएगा, प्लस उसको हम लोग फ्री में इंस्टॉल भी करा देंगे। चाहे आप दोनों में से कोई भी एसी लो, आपको ये 500 रुपए का खर्चा करना ही पड़ेगा एसी, अपने एसी को ट्रांसपोर्ट करके घर ले जाने के लिए और अपने घर में जाके इसको इंस्टॉल कराने के लिए। राइट, तो यहां मैंने आपको 3 कॉस्ट दी। एक डाइकन एसी का अपना जो कॉस्ट है 20,000 का, ये हो गया। एक ब्लू स्टार एसी का 18,000 का कॉस्ट हो गया। और मानो एक रिक्शे वाले या जो भी आप बोले इंस्टॉलेशन फ्रेट वगैरह का खर्चा हो गया 500 रुपए का। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप डाइकिन का एसी लोगे या ब्लू स्टार का एसी लोगे, है ना। अब ज्यादा गहराई में मत जाना, सर कितने टन का, क्या फीचर, फलाना ढिंकाना, नहीं, सिंपल जाएंगे। आप दोनों में से कौन सा एसी बोलोगे, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन सा एसी प्रेफर करोगे। आप बोलोगे सर ब्लू स्टार का एसी सही है क्योंकि ये 18,000 रुपए का है, डाइकिन का एसी थोड़ा महंगा लग रहा है, 20,000 का लग रहा है। अब जब ये डिसीजन लोगे आप दोनों एसी में से, आप कौन सी कॉस्ट कंसिडर करोगे डिसीजन के लिए। आप सिर्फ एसी की कॉस्ट कंसिडर करोगे, क्या आप ये 500 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन की कॉस्ट कंसिडर करोगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि भाई ये 500 रुपए तो इनकर होंगे ही होंगे, चाहे आप डाइकिन का एसी लो चाहे ब्लू स्टार का एसी लो, ये 500 रुपए तो होंगे ही होंगे इनकर। तो आप खुद फील कर रहे होगे कि ये 500 रुपए की जो कॉस्ट है, कॉस्ट तो ये भी है भाई, कॉस्ट तो ये भी है 500 रुपए, टेक्निकली तो ये भी कॉस्ट है। आपने तो अपने अकाउंट्स वगैरह में सीख भी रखा है कि भाई अगर कोई एसेट खरीदता है, आपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सीख रखा है, कॉस्ट वगैरह में लेने में कोई फ्रेट इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है एसेट की परचेज पे, तो हम कॉस्ट में ऐड भी करते हैं। तो है ये कॉस्ट, नो डाउट अबाउट है, ये प्रॉपर कॉस्ट है, इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी इसको हम अकाउंट फॉर करेंगे। लेकिन क्या ये डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट है, नहीं। या हम डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो यहां डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ये वाली और ये वाली रेलिवेंट है। क्यों, क्योंकि दोनों में से आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे आपकी कॉस्ट अलग हो जाएगी। अगर आप डाइकिन एसी खरीदोगे तो 20,000 की कॉस्ट हो जाएगी, ब्लू स्टार खरीदोगे तो 18,000 की कॉस्ट होगी। लेकिन ये जो 500 रुपए की कॉस्ट है, ये तो होनी ही होनी है, चाहे डाइकिन लो चाहे ब्लू स्टार लो, यानी ये वेरी नहीं कर रही। आपके ऑल्टरनेटिव्स में ये वाली कॉस्ट वेरी नहीं कर रही, ये 500 रुपए की होगी। हाँ, इसमें अगर मैं मॉडिफाई करके ये बोल दूं कि भाई डाइकन का एसी लोगे तो 200 रुपए का फ्रेट इंस्टॉलेशन पड़ेगा, ब्लू स्टार का लोगे तो 500 रुपए का पड़ेगा, तब ये रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सिंपली बोला रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होती है। सिंपली स्पीकिंग वो कॉस्ट जो फ्यूचर में एक तो इनकर होगी, पहली बात, दोनों भी देखो सारी कॉस्ट फ्यूचर में होगी, क्योंकि जो कॉस्ट अगर कोई ऑलरेडी इनकर हो चुकी है तो वैसे ही इररिलेवेंट हो गई, क्योंकि वो वैसे ही एक संक कॉस्ट हो गई। तो पहली बात, रेलिवेंट कॉस्ट फ्यूचर में इनकर होगी और जो वेरी करेगी इन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि आप अलग ऑल्टरनेटिव लोगे तो आपकी कॉस्ट वेरी होगी, अलग होगी, चेंज होगी। अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो होगी फ्यूचर में लेकिन वेरी नहीं करेगी तो वो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। आई होप पॉइंट समझ आया होगा आपको। ठीक है, और अगर कोई कॉस्ट फ्यूचर में इनकर होगी नहीं, वो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, तो फिर तो वैसी संक कॉस्ट है। और संक कॉस्ट में मैंने आपको लिखवाया था, देखो दीज आर इररेलेवेंट, ये तो होती है रेलिवेंट कॉस्ट है। तो रेलिवेंट कॉस्ट होने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है अगर मैं बोलूं, एक तो वो फ्यूचर में होनी चाहिए और दूसरी बात वो वेरी करनी चाहिए इन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। आई होप आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो फिफ्थ कैटेगरी ऑफ कॉस्ट हमारी, या रादर आई शुड से फिफ्थ टाइप ऑफ कॉस्ट आई थिंक हमारी क्लियर हो गई। चलो जी आगे बढ़ेंगे, सिक्स्थ में आओ। सिक्स्थ लिखना अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो पहले हम बात करते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट की। अवॉइडेबल कॉस्ट, तो अवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी होती है, देखो इसमें, दैट should not be
that should not be incurred that should not be incurred under given conditions or situation. और अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है? अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इसमें लिखो इनएस्केपेबल, अंग्रेजी ध्यान से लिखना, इनएस्केपेबल कॉस्ट which are essential to be incurred. तो देखो, अवॉइडेबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो आपको इनकर नहीं करनी चाहिए, जो डिजायरेबल नहीं है, ठीक है, जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम खाना बोलते हैं, खाने के कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, जैसे जंक फूड, फ्राइड चीजें, मीठी चीजें, ये हमें अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन वहीं कुछ खाने के आइटम ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड नहीं करने चाहिए, जैसे कि सब्जियां हो गई, फल हो गए, प्रोटीन हो गया, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती, दूध वगैरह की चीजें हो गई, ये हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये डिजायरेबल है, हमारे लिए जरूरी है ना। तो जंक फूड पे खर्चा करना, कॉस्ट इनकर करना एक अवॉइडेबल कॉस्ट है क्योंकि वो जरूरी नहीं है, आपको अवॉइड करना चाहिए, आपके लिए डिजायरेबल नहीं है, होनी नहीं चाहिए। वही अनअवॉइडेबल कॉस्ट मतलब अच्छी सब्जियां, हरी सब्जियां, फल वगैरह, प्रोटीन वगैरह, है ना, फाइबर, ये सब चीजों की जो खाने का आइटम है, इस पे कॉस्ट इनकर करना डिजायरेबल है, ये अनअवॉइडेबल नहीं है, ये आपको इनकर करना चाहिए। आई होप थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से मेरी बात समझ आई होगी। तो कॉस्ट में भी इस तरह की बाइफर्केशन हो सकती है। आपके बिजनेस में कई ऐसी कॉस्ट होती है जो आपको लगता है आपको करनी ही पड़ेगी, अवॉइडेबल नहीं है, ये जरूरी कॉस्ट है। वर्कर्स की वेजेस हो गई, बिना वर्कर्स के आप काम नहीं कर सकते। वहीं कुछ कॉस्ट होती है जो आपको लगता है अवॉइड करनी चाहिए, वेस्टेज हो गया, या मानो अगर आपने कोई खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी, आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी क्योंकि आपने खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया, इस पे जो कॉस्ट इनकर हो रही है दैट इज अवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो व्हाट इज अवॉइडेबल एंड व्हाट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, राइट। उसके बाद तो कितने नंबर तक हो गई हमारी बातें? 6 नंबर तक हो गई। 7th नंबर पे आना, इसमें लिखना कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो इसमें लिखो वही ऐसे लिख लो, फर्स्ट बुलेट पॉइंट डाल के, कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी हुई? कंट्रोलेबल कॉस्ट, इसमें लिखो कॉस्ट सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल at some level of managerial supervision और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट लिखना क्या होती है? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, इसमें लिखो not subject to control at any level
ऑफ मैनेजरियल सुपरविजन, मतलब सीधी बात, जो आपने कंट्रोलेबल कॉस्ट में लिखा उसका ही विपरीत हो गया, ऑपोजिट, उल्टा। इसको बोलते हैं हम लोग अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, तो देखो ये लिखने का फैंसी तरीका, सीधी बात है भाई, देखो ये नाम से ही समझ आ रहा है, कंट्रोलेबल कॉस्ट, जिसको आप सर्टेन लेवल तक किसी लेवल पे जाके कंट्रोल कर सकते हो। आपसे मतलब कौन? मैनेजमेंट। आपसे मतलब कस्टमर नहीं कह रहा, मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। हम कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम मैनेजमेंट की ही बात करते हैं। तो कोई ऐसी कॉस्ट जो किसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कंट्रोल किया जा सकता है उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। वहीं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो किसी भी मैनेजरियल लेवल पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो होगा ही होगा। ठीक है, चलो, तो ये कुछ हमारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट थी। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। तो एकदम शॉर्ट में, एकदम समराइज्ड वे में हमने, क्रक्स वे में सारी बातों को कवर कर लिया। तो मेरे आई होप सो, मतलब आपने मेरे साथ साथ लिखा होगा तो आपको थोड़ा सा बस इजी होगा। आप बाद में इसको कभी भी जाके रीड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना कॉस्ट सेंटर। तो ये टर्म्स आप जितना अभी समझ लोगे उतना आपको अच्छा, मतलब प्रैक्टिकली नहीं समझना बहुत ज्यादा, बट मीनिंग बस जितना समझ लोगे उतना, आप जब आप प्रैक्टिकली पढ़ोगे इस सब्जेक्ट को आगे जाके तो आपको उतना ही क्लिक होगी चीजें। ठीक है, कॉस्ट सेंटर, तो व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? ये तो बहुत यूज किया जाता है टर्म, लिखना है इसमें प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन फंक्शन एक्टिविटी और आइटम ऑफ इक्विपमेंट ऑफ विच costs are of which costs are accumulated in simple words, cost center means a unit of business which is responsible for incurring cost, ब्रैकेट में लिख लो, वेयर costs are incurred। ठीक है, तो देखो हमारे बिजनेस का कोई भी ऐसा भाग जहां पे कॉस्ट इनकर होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। हर जगह नहीं होता, सिर्फ कुछ पार्ट्स में होता है। अब वो कुछ भी यूनिट हो सकता है। मैंने बोला मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, वहां पे कॉस्ट इनकर होता है ना, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कॉस्ट इनकर होता है। तो कोई भी यूनिट हो सकता है। मैंने बोला प्रोडक्शन या सर्विस लोकेशन, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कोई सर्विस डिपार्टमेंट है, कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा, कोई भी बिजनेस का ऐसा यूनिट जहां कॉस्ट इनकर होता है, जिसकी कॉस्ट हमें इकट्ठा करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट सेंटर। तो बेसिकली हम कॉस्ट किसकी इकट्ठा करते हैं? हम कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट इकट्ठा करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब इसकी कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर होते हैं, मतलब कॉस्ट सेंटर को फिर फर्दर कुछ अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो नेक्स्ट एरो में लिख लो पर्सनल एंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स। तो मतलब अब ये बड़ी ही सिंपल बातें हैं। तो जब मैं पर्सनल कॉस्ट सेंटर की बात करता हूं तो इसमें लिख लो कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो जहां पे पर्सन्स इन्वॉल्व है, जिन कॉस्ट सेंटर में पर्सन्स इन्वॉल्व है, सिंपली, अब पर्सन का मतलब आई होप आप समझते हो, आपने अकाउंट्स में भी पर्सन का मतलब पढ़ रखा है भाई। पर्सनल अकाउंट्स की हम बात करते हैं ना, जैसे कि वही पर्सन की बात हो रही है। तो जहां पे
पर्सनल इन्वॉल्व है या ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व है जिन भी कॉस्ट सेंटर्स में, उनको बोलते हैं पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स, राइट। और इन पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं, इसमें लिख लो, अदर देन पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स। भाई जहां पे पर्सन नहीं इन्वॉल्व है वो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स हो गए, मतलब जो पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स नहीं है वो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है जी। तो मानो अगर किसी भी यूनिट में कोई डिपार्टमेंट है जहां पे सिर्फ मशीन मशीन चलती है, अपने आप ऑटोमेटेड वे में चलती है, कोई पर्सन का रोल नहीं है, वहां पे जो मशीनों वगैरह पे कॉस्ट इनकर हो रही है वो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो रही है। लेकिन जहां पे जिन डिपार्टमेंट में पर्सन इन्वॉल्व है, वर्कर्स वगैरह काम करते हैं मानो, वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक सब क्लासिफिकेशन आप और लिख लो, तो नेक्स्ट एरो में ऐसे ही आप बाइफर्केशन निकालो, एक लिख लो ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर, फिर लिखना यहां पे सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर, सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर। चलो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर में लिखो विच आर इन चेन ऑफ ऑपरेशंस, विच आर इन चेन ऑफ ऑपरेशंस, ब्रैकेट में लिख लो जैसे मशीन शॉप हो गई, मतलब मशीन की दुकान नहीं कह रहे, मतलब वो एरिया जहां पे मशीनें चलती है उसको मशीन शॉप बोलते हैं, ठीक है। मशीन शॉप का मतलब दुकान की बात नहीं हो रही यहां पे। वेल्डिंग शॉप, समझ गए हो गए अब आप। ऑपरेशन थिएटर, अब ये हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर की सच बात नहीं हो रही, या फिर कॉल सेंटर एटसेट्रा। मतलब ये हो गया सिंपल भाषा में, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते, चेन ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर जो मेन प्रोसेस का पार्ट है, जो मेन प्रोसेस का पार्ट बनते हैं वो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर्स हैं, है ना। और सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या होंगे, देखो नाम ही आ रहा है सपोर्ट सर्विस, जो मेन प्रोसेस का पार्ट नहीं होगा लेकिन वो ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर्स को सपोर्ट देते होंगे। जब आप प्रैक्टिकली पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग, वहां पे ओवरहेड्स के चैप्टर के अंदर आता है भाई, एक आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एक सर्विस डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट होता है जहां मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्रोसेस कैरी आउट होता है। सर्विस डिपार्टमेंट्स मेयरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स या दूसरे डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट देते हैं, वो फ्रंट एंड पे काम नहीं करते। तो मेन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं दोज आर ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर्स। लेकिन वही जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है जो मेयरली सर्विस दे रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में फाइनेंस एंड अकाउंट्स के डिपार्टमेंट होते हैं। अब फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, क्या वो कोई कस्टमर को दे रही है, भाई रिलायंस कंपनी उठा लो, रिलायंस कंपनी या कोई भी और ऐसी कंपनी उठा लो जो आपको सही लगती हो, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी बड़ी सी उठा लो, डॉक्टर रेड्डी या कोई भी और उठा लो। अब इनका मेन काम कुछ और है, लेकिन हर कंपनी का अपना एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है। तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ कंपनी के अंदर के डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है तो वो सपोर्ट दे रहा है, वो कोई डायरेक्टली कस्टमर के लिए काम नहीं कर रहा है ना। अब रिलायंस इंडस्ट्री प्रिडोमिनेटली क्या पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, पेट्रोलियम में, ऑयल इंडस्ट्री में, अब उनका मेन काम वो है। अब रिलायंस कंपनी का कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो भी भाई रिलायंस कंपनी का पार्टी है, वो भी कॉस्ट सेंटर ही देखा जाए क्योंकि वहां पे भी कॉस्ट इनकर हो रही है। बट वो क्या कर रहे हैं, क्या वो रिलायंस के अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं, नहीं भाई, वो तो सिर्फ बाकी डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहे हैं कि भाई अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना है, सब हिसाब किताब रखना है, वो करने में मदद कर रहे हैं। बात समझ आ रही, इनको सर्विस सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। तो डिफरेंस समझ आया ऑपरेटिंग और सपोर्ट सर्विस में। सिंपली स्पीकिंग एक जगह हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, एक जगह हम सर्विस डिपार्टमेंट्स की बात करें, ठीक है। तो बस इसमें लिख लो रेंडर सर्विसेज, रेंडर सर्विसेज
टू ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर्स। जैसे इसके एग्जाम्पल में लिख लो, पावर हाउस, मेंटेनेंस स्टोर्स, जहां पे मेंटेनेंस से रिलेटेड सप्लाईज वगैरह रखी जाती हैं, पावर हाउस जहां पे पावर वगैरह का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां से, है ना। इसके अलावा फिर आप लिख लो ट्रांसपोर्टेशन और कॉल सेंटर स्टाफ। तो कॉल सेंटर्स तो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर है, लेकिन अगर कॉल सेंटर के स्टाफ के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम अलग एक यूनिट चला रहे हैं भाई, जो पूरा उनकी ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रख रहे हैं, होता भी है भाई, जहां पे रात रात में ड्यूटीज लगती हैं, शिफ्ट्स होती है, नाइट शिफ्ट्स होती है, वहां पे स्पेशली फीमेल स्टाफ के लिए, वर्कर्स के लिए कैब्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है कंपनी के द्वारा। तो ये उस तरह की कुछ बात हो गई। बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, कैंटीन्स हो गई, कंपनी के अंदर कैंटीन्स होती हैं। अब कैंटीन क्या बाहर वालों के लिए होती है? नहीं भाई, कैंटीन में कंपनी के ही स्टाफ वगैरह एम्प्लॉइज आके खाते पीते हैं। बहुत एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स भी आप यहाँ लिख सकते हो, वो भी पार्ट ऑफ सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से लिखवा दी एग्जांपल्स, ताकि भाई क्योंकि एमसीक्यू आएगा तो वो अपने स्टडी मटेरियल के हिसाब से बनाएंगे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मैं बता सकता हूँ, या फाइनेंस एंड अकाउंट्स भी आ सकता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, कोई और एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट हो गया। स्कूल्स वगैरह में आप जाते हो, आपके स्कूल में क्या होता था, एक तो मेन होता था क्लासरूम जहाँ पे स्कूल के बच्चे एक्चुअली पढ़ते थे, लेकिन उनको सपोर्ट देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता था स्कूल के अंदर ही, जहाँ पे फीस वगैरह डिपॉजिट की जाती थी, जहां पे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए जाते थे। एक मेडिकल रूम भी होता था स्कूलों में, है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता था, कैंटीन, स्कूल में भी कैंटीन होती थी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये तो सपोर्ट दे रहे हैं बाकी सब डिपार्टमेंट्स को। मेन स्कूल में काम क्या है, एजुकेशन है, मेन प्रोसेस तो वो है। तो क्लासरूम्स अलग अलग जो है वो बेसिकली डिपार्टमेंट्स है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर है। लेकिन इनको जो सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे स्कूल के मैंने आपको मेडिकल रूम की एग्जांपल दिया, मैंने आपको स्कूल का और एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन ऑफिस का एग्जांपल दिया, मैंने कैंटीन का एग्जांपल दिया, ये क्या है, ये तो सपोर्ट दे रहे हैं सिर्फ मेन डिपार्टमेंट्स। तो ये आपके सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर में आ जाएंगे। चलो, इससे बेहतर अब क्या ही समझोगे, आई थिंक सो अब आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। ठीक है सर, ये भी ओके हो गया। नेक्स्ट लिखो, कॉस्ट सेंटर्स are broadly रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, whose managers are accountable for costs which are अंडर देयर कंट्रोल। तो एक और डिफरेंट वे में मैंने मीनिंग लिख दिया कॉस्ट सेंटर्स का। ठीक है, बेसिकली ताकि आपको हर वे में समझ आ जाए कि ये पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जैसे कई टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं जो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, रेवेन्यू वगैरह के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं जिनके मैनेजेबल्स अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल बोले तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं फॉर कॉस्ट, कि उनके सर्विस और सॉरी उनके सेंटर में, कॉस्ट सेंटर में क्या कॉस्ट इनकर हो रही है, कितनी इनकर हो रही है, क्या वेस्टेज हो रही है, नहीं हो रही, जो उनके कंट्रोल में, जिन कॉस्ट को वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट सुपरविजन करने के लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए ये क्लासिफिकेशन होती है कॉस्ट सेंटर्स वगैरह की। ठीक है जी, तो ये हो गया भाई आपका कॉस्ट सेंटर। आई होप आपको कॉस्ट सेंटर मतलब समझ आ गया होगा, और अगर ये समझ आ गया तो आगे बढ़ो। एक और बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, बहुत जगह आप ऑलमोस्ट हर चैप्टर में
इसका जिक्र सुनोगे, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसका जिक्र एक्चुअली पहले भी आ चुका है हमारे फर्स्ट लेक्चर में, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं। तो वहां पे भी मैंने वैसे सिंपल वे में कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब वहां पे भी लिखवा दिया था, फिर से लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा सिंपल मतलब है। इसमें लिख लो प्रोडक्ट सर्विस सेंटर एक्टिविटी कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, in relation to which costs are incurred and are to be ascertained। तो यार कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आपको कॉस्ट निकालनी है, जिसके लिए कॉस्ट इनकर होती, मेरे बिजनेस में मैंने बोला मैं ये पेन बनाता हूं, तो मेरा ये जो पेन है ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन गया, मेरे जो पेन प्रोडक्ट लाइन है वो मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। या अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूं, है ना, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता हूं, मैं कोई जॉब वर्क करता हूं, तो मेरे लिए वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी चीज के लिए, जिस भी चीज के लिए आपको कॉस्ट निकालनी है, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग बताया था आपको, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का कॉस्ट निकालना सीखते, तो वो प्रोसेस बेसिकली कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बताया था, जिसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स उठाते हैं, उसके कॉस्ट निकालते हैं, तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गए। हमने जॉब कॉस्टिंग की बात करी थी, हमने बैच कॉस्टिंग की बात करी थी, मतलब सर्विस कॉस्टिंग की बात करी थी। किसी भी चीज जिसके लिए आप कॉस्ट निकालना चाहते हो, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये तो बात हो गई कॉस्ट ऑब्जेक्ट की। अब इसी से लिंक्ड है आपका अगला टर्म, दैट इज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट क्या होता है इसमें लिख लो, इसमें लिखना यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस in relation to which costs are ascertained। नेक्स्ट एरो में such unit depends on type and nature of business। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने जैसे पेन की बात करी थी, मैंने बोला था मैं पेन्स बनाता हूं, तो पेन मेरे लिए बेसिकली कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी मुझे कॉस्ट निकालनी है। अब जो मैं कॉस्ट निकालता हूं, मैं सिर्फ ये नहीं बोलता कि भाई मेरी पेन बनाने की क्या कॉस्ट है, मैं देखता हूं एक यूनिट ऑफ पेन बनाने के लिए, एक पीस ऑफ पेन बनाने के लिए क्या कॉस्ट आती है। तो ये जो एक पीस की मैंने बात करी, इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। अब ये तो कोई आइटम है, तो मैंने एक पीस बोल लिया। अब मैं पानी ले लेता हूं, पानी का एग्जांपल ले लेता हूं, भाई पानी या पानी छोड़ो, तो कोल्ड ड्रिंक की बात कर लेता हूं। मानो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, मैं कोल्ड ड्रिंक बनाता हूं, तो कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए एक प्रोडक्ट है और वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब मैं देखता हूं यार 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में कितना कॉस्ट आता है, तो जो 1 लीटर की मैंने बात करी, दैट इज कॉस्ट यूनिट। सिंपल, बस समझ आ गई। चावल मैंने बोला, चावल बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, 1 kg बनाने में, वो 1 kg क्या है, वो कॉस्ट यूनिट। तो हम सिर्फ कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट नहीं निकालते, हम देखते हैं कि हम यूनिट असाइन कर देते हैं कि भाई इतने यूनिट बनाने की कितने कॉस्ट है, बस उस यूनिट को बोला जाता है कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना। और ऑब्वियस ही बात है भाई, आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगा आपका कॉस्ट यूनिट क्या है। कोई एक स्टैंडर्ड कॉस्ट यूनिट हर बिजनेस के लिए आप नहीं बना सकते, आपके बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करेगा, राइट। तो जैसे हम लोग टाइप ऑफ बिजनेस उठा लेते हैं और उसकी कॉस्ट यूनिट बोलते हैं,
आपके लिए जो रेलिवेंट है भाई, आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से ले रहा हूं भाई, ताकि क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह जैसे कि मैंने कहा यहीं से बनते हैं, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली काम आसान होगा। ठीक है, तो मैंने पावर की बात करी, पावर इंडस्ट्रीज के केस में बात करते, तो उनके लिए कॉस्ट यूनिट क्या क्या हो सकती है, कोई एक नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा। हो सकता है वो मेगावाट बोले, हो सकता है वो किलोवाट बोले, अगर वो थोड़े और छोटे स्केल पे काम करते हो तो, है ना, किलोवाट आवर्स, KWH भी बोलते हैं इसको। अब थोड़ा सा आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं हो तो थोड़ा आपको अजीब लगता है, बट इंजीनियर्स जो होते हैं, उनको मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह, उनको ये सब बातें ज्यादा क्लियरली समझ आती है, तो इनके लिए ये कॉस्ट यूनिट है। तो वो बोलेंगे भाई 1 किलोवाट आवर के लिए कितनी कॉस्ट आती है, 1 घंटा में कितनी कॉस्ट आती है, या 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कितनी कॉस्ट आती है। बात समझ आ रही है? ऐसी सीमेंट की बात करो, सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो ये जो जनरली यूज करते हैं वो यूज करते हैं मेट्रिक टन, मेट्रिक टन, एमटी बोलते हैं शॉर्ट, मेट्रिक टन। एक मेट्रिक टन सीमेंट बनाने की क्या कॉस्ट है ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जो गाड़ियां वाड़ियां बनाती हैं, ये तो सिंपली नंबर ऑफ व्हीकल्स, एक गाड़ी बनाने की क्या कॉस्ट है, तो गाड़ी प्रोडक्ट है उनका लिए, दैट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन एक गाड़ी बनाने की, एक यूनिट ऑफ कार बनाने की कितनी कॉस्ट आती है ना। ऑडिट फर्म्स की बात करते हैं, हम जैसे प्रोफेशनल्स, हम ऑडिट फर्म चलाएंगे भाई, आप लोग कॉस्ट ऑडिट करोगे, यस कॉस्ट ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं, है ना, तो इनकी होती है ये जो कॉस्ट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ऑडिट फाइल, है ना, या फिर ये घंटों के हिसाब से भी करते हैं, चार्जेबल आवर्स, हालांकि ये सर्विस कॉस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, ये एटसेट्रा लिख लो, बात समझ में आ गई होगी आपके, आई होप सो। फिर लिखो अगला पॉइंट, इन केस ऑफ मेनी सर्विस इंडस्ट्रीज, in case of many service industries, composite cost unit is used। composite cost unit को अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस कॉस्टिंग आगे जाके चैप्टर जो आता है ना आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसमें आप ये यूज करते हो कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है ना, होटल्स की बात करते हैं, पता है ये कॉस्ट यूनिट क्या यूज करते हैं, ये रूम डेज कॉस्ट यूनिट यूज करते हैं। इसका मतलब वो देखते हैं कि भाई एक दिन का, एक कमरे का कितना कॉस्ट है, तभी आप जब होटल्स वगैरह में जाते हो तो आपको जो टैरिफ बताया जाता है वो क्या बताया जाता है, एक कमरे का एक रात का बताया जाता है ना, एक दिन का, रादर आई शुड से, एक रात का नहीं होता, एक दिन का ही होता है। तो होटल इंडस्ट्री के लिए उनको कॉस्ट निकालनी होती है 1 रूम डे का, पर रूम पर डे, तो 2 यूनिट्स आ गए, तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या है, बेसिकली 2 यूनिट हो गए, यूनिट 1 इंटू यूनिट 2, तो रूम डेज का मतलब क्या हुआ, एक रूम का एक दिन का कॉस्ट। इसी तरह से हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स जो कॉस्टिंग करते हैं वो निकालते हैं हमारी कॉस्ट कितनी है पर पेशेंट डे, पेशेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, मैं पेटेंट लिखने लग गया, पेशेंट डेज, बेड भी यूज कर सकते हैं, पेशेंट बेड या बेड डेज, मतलब पेशेंट डेज का मतलब क्या हुआ, एक पेशेंट का एक दिन का कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में, जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में बिजनेस इन्वॉल्व है, जो इंडस्ट्रीज होती है, ये यूज करती है, एग्जाम्पल है भाई ये कि यही होगा ऐसा जरूरी नहीं, एग्जाम्पल है बस, टन किलोमीटर, कि 1 टन गुड ट्रांसपोर्ट करने में 1 किलोमीटर में कितना टाइम लगता है, 1 किलोमीटर में 1 टन को ट्रांसपोर्ट करने में कितना टाइम, कितना कॉस्ट लगता है, सॉरी, 1 किलोमीटर पे 1 टन को ट्रांसपोर्ट करने का क्या कॉस्ट आता है। भाई जब तक टन किलोमीटर नहीं पता होगा आप अपनी प्राइसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, आपको जब कोट करना होगा प्राइस, तो आप देखोगे कितना माल आपको ट्रांसपोर्ट करना है और कितनी दूर करना है, तो आपको दोनों भी यूनिट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, आपको दोनों वेरिएबल्स को कंसिडर करना पड़ेगा कि कितने वजन का माल ट्रांसपोर्ट करना है और कितने किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करना है, तो दोनों भी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे पर टन किलोमीटर की कॉस्ट पता होना जरूरी है, तभी आप सही अपना रेट देख पाओगे, रेट जब आप सही निकाल पाओगे तभी आप
सही प्राइसिंग बता पाओगे अपने क्लाइंट्स वगैरह को, है ना। ऐसी जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं, इसको तो आप ज्यादा मुझे लगता है प्रैक्टिकली शायद फील कर पाओगे। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ये यूज करते हैं पैसेंजर किलोमीटर, यानी कि एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर ट्रैवल करने का क्या कॉस्ट आता है। तभी तो भाई आप जब बस की, फ्लाइट्स की, ट्रेन की टिकट्स करते हैं तो आपने देखा होगा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपके लिए ज्यादा प्राइस आती है ना। तो अगर आप नंबर ऑफ पैसेंजर ज्यादा बढ़ा दोगे तो भी आपकी प्राइस बढ़ेगी, अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे ट्रैवल तो भी प्राइस बढ़ेगी। मतलब दो वेरिएबल्स यहाँ पे भी आ गए, पैसेंजर्स एंड किलोमीटर। तो यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती हैं जो बिजनेसेस, उनको जानना होता है भाई कि एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करने का क्या खर्चा आएगा, क्या कॉस्ट आता है। तभी वो फिर वो पर पैसेंजर किलोमीटर अपनी प्राइस सेट कर पाते हैं। अकॉर्डिंगली जब आप रूट डालते हो कि आपको रूट ए से रूट बी में जाना है, तो आपको जो प्राइस आती है वो कैसे आती है, क्योंकि वो अपना रेट डिसाइड करके रखते हैं कि पर पैसेंजर किलोमीटर कितना रेट होगा। और वो पर पैसेंजर रेट डिसाइड करने के लिए उन्हें कॉस्ट पता होनी चाहिए कि पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट क्या आती है। समझ आ रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है आपका सर्विस कॉस्टिंग का, आपको मजा भी आएगा जब आप पढ़ोगे। बट हम तो बस अभी सिर्फ क्या समझ रहे हैं, हम ये कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ना, हर एग्जाम्पल में 2 यूनिट्स आ गए, हर एग्जाम्पल में। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। ये कई सारी सर्विस इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है जी, चलो तो ये क्लियर हो गया। चलो जी, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग डालना कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर तो ये लिखो, इसमें लिखना इट इज यूज्ड इन केस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक। तो पहला तो एमसीक्यू यही बन सकता है भाई, कॉस्ट ड्राइवर जब भी होगा लिखा हुआ दिखेगा आपको, ये लिंक करना है विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू यहीं से आ सकता है। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में एबीसी भी बोल सकता हूँ। एबीसी तो ये एबीसीडी ये जी वो अल्फाबेट्स की नहीं बात हो रही, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का शॉर्ट फॉर्म हो गया एबीसी। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सिंपल ब्रीफ वे में हमें समझना है। तो लिखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स ट्रेसिंग द रिसोर्स कंजम्पशन विद कॉस्ट, ट्रेसिंग रिसोर्स कंजम्पशन विद कॉस्ट। ठीक है, रिसोर्सेस आर असाइंड टू एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। For this purpose, cost driver is used। ठीक है, तो देखो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा भाई। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, कॉस्ट ड्राइवर में अपने आप में बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। इनफैक्ट कॉस्ट ड्राइवर के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर होता है, एक एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर होता है। तो मैं बहुत ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं घुसना चाहता, वो आपको अभी के लिए आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। सिंपल आपको वे में समझना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम देखते हैं भाई कौन सी एक्टिविटी कितना रिसोर्स कंज्यूम करती है, कौन सी एक्टिविटीज क्या क्या रिसोर्सेस कंज्यूम करती है। अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि भाई फलाना एक्टिविटी के लिए कितने रिसोर्स कॉस्ट आते हैं। रिसोर्सेज कंज्यूम करना मतलब रिसोर्सेज पे कॉस्ट इनकर होना। तो इससे हम आइडिया लगाते हैं कि कौन सी एक्टिविटी पे क्या कॉस्ट इनकर होती है।
और फिर हम उस एक्टिविटी को अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट से लिंक करते हैं कि भाई जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी जिसके लिए आपको कॉस्ट निकालनी है वो कितनी एक्टिविटी कंज्यूम करता है। तो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट मैंने बोला पेन, मैंने बोला ये पेन कितनी एक्टिविटी कंज्यूम करता है, कौन सी, और वो एक्टिविटी जो है वो कितना रिसोर्सेस कंज्यूम करती है। इससे मैं मैपिंग कर लेता हूं कि भाई मेरा ये पेन बनाने में कितना कॉस्ट आता है। मजा आई बात। तो लिंक कैसे बिठाया मैंने रिसोर्सेस कितना कंज्यूम करती है मेरी एक्टिविटीज ये देखा, फिर मेरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट कितनी एक्टिविटीज कंज्यूम करते ये देखा। इससे मैं पता लगाता हूं मेरे अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे मुझे कितनी कॉस्ट एलोकेट करनी चाहिए, कितनी कॉस्ट मुझे डालनी चाहिए, कितनी कॉस्ट मुझे चार्ज करनी चाहिए। तो देखो एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स ट्रेसिंग रिसोर्स कंजम्पशन विद कॉस्ट, है ना। हम रिसोर्सेस को पहले कॉस्ट से ट्रेस करते कि भाई कौन से रिसोर्सेस के लिए कितनी कॉस्ट लगती है, फिर हम रिसोर्सेस को असाइन करते हैं एक्टिविटीज में। मतलब हम देखते हैं कि भाई कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज जो मेरे बिजनेस में हो रही है वो क्या क्या रिसोर्सेस, कितने कितने रिसोर्सेस कंज्यूम करती है, और फिर हम उन एक्टिविटीज को कॉस्ट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं कि भाई ठीक है मेरे को समझ आ गया कि कौन सी एक्टिविटी कितने रिसोर्सेस कंज्यूम करती है, और मुझे रिसोर्स और कॉस्ट के बीच का रिलेशन भी पता है, तो मुझे पता लग गया कि मेरी कौन सी एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट आती है। और फिर मैं देखता हूं वो कितनी यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैं उसके बेसिस में उतनी कॉस्ट को अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट में एलोकेट कर देता हूं, बांट देता हूं। तो अपने आप में एक बहुत इनडेप्थ ब्रॉड कॉन्सेप्ट है भाई, इस पे भी अलग चैप्टर होता है, क्वेश्चंस होते हैं इसमें बड़े बड़े इंटरेस्टिंग कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से हम कैसे कॉस्टिंग करते हैं, ये अपने आप में एक अलग एरिया। मेन बात है ये जो हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को एक्टिविटीज से लिंक कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, और एक्टिविटीज को कॉस्ट ऑब्जेक्ट से, इनके लिए हम कॉस्ट ड्राइवर का यूज करते हैं। और बाय द वे यही जो मैं कह रहा था ना रिसोर्सेज और एक्टिविटीज, तो रिसोर्सेज को एक्टिविटीज से लिंक करने के लिए यूज किया जाता है रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, और एक्टिविटीज को कॉस्ट ऑब्जेक्ट से लिंक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। हालांकि वो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये है कि भाई ये जो रिसोर्स को आपको एक्टिविटी से कनेक्ट करना है और एक्टिविटीज को जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करना है, इसके लिए हम जो यूज करते हैं कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट ड्राइवर समझने के लिए आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझना जरूरी है, बिकॉज कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के केस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो बाकी आप एग्जांपल्स लिख लो जो यूज होते हैं, एग्जांपल्स आप यूज कर लो, यू लिख लो। जैसे हमने बोला मशीन सेटअप, ये एक एक्टिविटी है मशीन सेटअप, तो इसके लिए हम कॉस्ट ड्राइवर देख लेते हैं, नंबर ऑफ सेटअप्स या फिर सेटअप आवर्स, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला मेरे मशीन सेटअप में, हर मशीन सेटअप पे मेरे 1000 रुपए की कॉस्ट आती है। मैंने देखा इस पेन को बनाने में 2 मशीन सेटअप करने पड़ते हैं, और पर मशीन सेटअप 1000 रुपए की कॉस्ट आती है, तो मेरे को पता लग जाएगा ना कि 2 इंटू 1000 मतलब 2000 रुपए की मशीन सेटअप की कॉस्ट इस पेन पे जानी चाहिए। ये है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और ये है कॉस्ट ड्राइवर का यूज यहां पे। चलो समझ आया होगा, आई होप सो भाई साहब। ऐसे यूज किया जाता है बहुत कॉमनली इंस्पेक्शन, इसके लिए हम इंस्पेक्शन आवर्स यूज करते हैं, इंस्पेक्शन आवर्स। ये कॉस्ट का ड्राइवर कि पर इंस्पेक्शन आवर की क्या कॉस्ट है, एक इंस्पेक्शन आवर की क्या कॉस्ट है। मैंने बोला पर इंस्पेक्शन आवर 100 रुपए की कॉस्ट है, और इस पेन पे 3 घंटे का इंस्पेक्शन लगता है, तो 100 रुपए पर आवर की कॉस्ट है, 3 घंटा इसमें लगता है, तो 3 इंटू 100, तो 300 रुपए की इंस्पेक्शन की कॉस्ट इस पेन पे आनी चाहिए, राइट। ऐसी मैंने बोला ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर यूज होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि पर ऑर्डर कितनी कॉस्ट आती है, कौन से प्रोडक्ट के लिए, कौन से आइटम के लिए मुझे कितने ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, अकॉर्डिंगली उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट में उस आइटम पे एलोकेट कर सकता हूं, है ना। डिलीवरी कॉस्ट, इसके लिए आप यूज कर सकते हो कॉस्ट ड्राइवर, जो यूज किया जाता रहता है दैट इज नंबर ऑफ डिलीवरीज, कितनी डिलीवरी कौन सा प्रोडक्ट डिमांड करती है। भाई मैं ये पेन भी बनाता हूं, मानो मैं ये स्टैंड भी बनाता हूं, तो ये स्टैंड के लिए कितनी डिलीवरीज करनी पड़ती है, इस पेन की कितनी डिलीवरीज होती है, जिस पे ज्यादा डिलीवरीज होती है उस पर ज्यादा डिलीवरी का कॉस्ट मैं एलोकेट करूंगा। बस इसी को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, और इसी के लिए हम यूज करते हैं कॉस्ट ड्राइवर। ये सब कॉस्ट ड्राइवर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गई हमारी
इसकी भी बात खत्म। कॉस्ट ड्राइवर, तो कॉस्ट ड्राइवर और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग साथ साथ हाथ पकड़ के चलेंगे हमेशा, ठीक है। फिर अगला टर्म आपका होता है कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन, चलो तो ये तो सिंपल है, इसमें लिख लो चार्जिंग एन आइटम ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली identifiable to a cost center, ब्रैकेट में लिख लो डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो तो भाई बहुत सिंपल है यार, देखो मानो मेरे कंपनी में, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला एक ए और एक बी, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो प्रोडक्शन ए डिपार्टमेंट की अपनी खुद की कॉस्ट होगी कुछ, प्रोडक्शन बी डिपार्टमेंट की अपनी खुद की कुछ कॉस्ट होगी। तो ये जो हम इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की अपनी खुद की आइडेंटिफाइबल कॉस्ट है, इसको जो हम आइडेंटिफाई करके एलोकेट कर देते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। तो ये वो स्पेसिफिक कॉस्ट है जो मुझे पता होगा कि भाई ये फलाना कॉस्ट है, ये डिपार्टमेंट ए से ही रिलेट करता है, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट डिपार्टमेंट बी में इनकर हो रही है। तो ये जब हम एलोकेट कर देते हैं डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट डिपार्टमेंट ए में, डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट डिपार्टमेंट बी में, इसको बोला जाता है कॉस्ट एलोकेशन। ये ओवरहेड्स में यूज किया जाता है, बहुत ओवरहेड्स के एलोकेशन अब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए यूज किया जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज कॉस्ट एलोकेशन। ऐसी फिर एक टर्म होता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट। कॉस्ट अपोर्शनमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अपोर्शनमेंट, इसमें लिखो कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली identifiable with a cost center are distributed on a predetermined basis, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज कॉमन कॉस्ट्स। इसको आप ऐसे लिख लो दैट इज अपोर्शनमेंट ऑफ, इसको शॉर्ट में बोल सकते हो अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन कॉस्ट, ठीक है। दिस इज नोन एज, इसी को बोलते हैं दिस इज नोन एज कॉस्ट अपोर्शनमेंट, ठीक है। तो फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं ऊपर वाला ही केस ले लेता हूं। हमने बोला था एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है। हमने बोला था डिपार्टमेंट ए की अपनी कॉस्ट, डिपार्टमेंट बी की अपनी कॉस्ट, इसको आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। सिंपल, कि हमें पता रहेगा कि ये कॉस्ट डिपार्टमेंट ए से रिलेट करती है, ये डिपार्टमेंट बी से। अब मानो मेरा जो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दोनों भी है, ये एक बड़ी जमीन पे है सिचुएटेड, मेरे पास एक बड़ी लैंड है, मेरा एक बड़ा साइट है जहां पे दोनों भी डिपार्टमेंट सिचुएटेड है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल लेता हूं कि मानो मेरा पूरा जो लैंड है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है डिपार्टमेंट ए, एक है डिपार्टमेंट बी। और इस पूरी जमीन का मैं एक कॉमन रेंट पे करता हूं, बहुत सारे खर्चे मैं कॉमन पे करता हूं, रेंट हो गया, ये मेरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं कॉमन इनकर करता हूं फॉर माई होल लैंड। मतलब ये कॉमन खर्चे, कोई स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ए या डिपार्टमेंट बी के नहीं है,
ये कॉमन खर्च है, दीज आर ऑल कॉमन एक्सपेंस। तो हम क्या करते हैं, ये कॉमन एक्सपेंस हो गए, इनको मैंने कॉमन कॉस्ट बोल दिया। अब हमें क्या करना है, इन कॉमन खर्चों को डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में बांटना होता है कि डिपार्टमेंट ए से कितना रिलेटेड होगा, डिपार्टमेंट बी से कितना रिलेटेड होगा। अब ये कॉमन खर्चे है भाई, ये डिपार्टमेंट ए का अपना कोई स्पेसिफिक खर्चा नहीं है, डिपार्टमेंट बी का अपना स्पेसिफिक खर्चा नहीं है, वो तो अलग हो गया, वो कॉस्ट एलोकेशन में आ गया। लेकिन अब ये कॉमन खर्चे है जिसको मुझे बांटना है डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी में। अब इसको बांटने के लिए कोई हम एक लॉजिकल बेसिस ले लेते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली तो नहीं पता भाई, देखो डायरेक्टली नहीं पता कि कितना रेंट डिपार्टमेंट ए का है, कितना डिपार्टमेंट बी का है, क्योंकि मैंने तो मानो एक पूरी जमीन का या मानो एक पूरी बिल्डिंग का रेंट दिया है। मेरे की बिल्डिंग में डिपार्टमेंट ए भी है, डिपार्टमेंट बी भी है, या और भी डिपार्टमेंट है, मैंने तो एक कॉमन रेंट पे करा है जो पूरी बिल्डिंग या पूरे लैंड के लिए, पूरी जमीन के लिए, पूरे साइट के लिए, मेरे पूरे प्रेमाइस के लिए मुझे बोलना चाहिए। लेकिन हमारे लिए जरूरी होता है आगे के स्टेप्स सही करने के लिए कि डिपार्टमेंट ए से कितना रिलेटेड होगा, डिपार्टमेंट बी से कितना रिलेटेड होगा। इसके लिए हम एक लॉजिकल बेसिस में पूरे खर्चे को बांट लेते हैं। जैसे अगर मैं रेंट की बात करूंगा, रेंट को आप बांट सकते हो इस बेसिस पे कि डिपार्टमेंट ए कितना एरिया घेर रहा है, डिपार्टमेंट बी कितना एरिया घेर रहा है। तो आप एरिया के हिसाब से, एरिया के रेशियो में बांट लो रेंट को। इलेक्ट्रिसिटी को आप पावर कंजम्पशन के बेसिस पे बांट लो। बात समझ आ रही है? तो इस स्टेप को बोला जाता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट। तो कॉस्ट अपोर्शनमेंट में हम क्या करते हैं, वो कॉस्ट जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं होती किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर यानी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते किसी प्री डिटरमाइंड बेसिस पे। पहले से हम कोई बेसिस डिसाइड करके रखते हैं, इट इज अ लॉजिकल बेसिस कि ये खर्चा इस बेसिस पे होगा, ये खर्चा उस बेसिस पे होगा, और इसको हम बांट देते हैं अलग अलग अपने कॉस्ट सेंटर्स में। इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट। तो दोनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट हो गए। पहले तो कॉस्ट एलोकेशन हो गया, अपने डिपार्टमेंट का अपना खुद का आइडेंटिफाइबल जो कॉस्ट है वो हमने डाल दिया, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर जो कॉमन कॉस्ट है उसको हमें बांटना पड़ता है ऑन अ लॉजिकल बेसिस अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। इसको बोला जाता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिंपल वे में बोला ये क्या है, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन कॉस्ट, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है ना, बस आज का लास्ट टॉपिक उठा लेता हूं, लास्ट टॉपिक। तो आज के लास्ट टॉपिक की हेडिंग डाल दो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई होप सो आपने सुना होगा, है ना, खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने टर्म सुना होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, या मैं पहले अगर खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज होता है। सिंपली स्पीकिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज होता है। ऐसे ही आपका जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपका इंस्टीट्यूट अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। बस उनको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, बेसिकली है ना, आपको कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स बताते हैं जो कॉमनली एक्सेप्ट करे जाए, कॉमनली यूज करे जाए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ सके कि पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोफेशन में, प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी आ सके कि भाई कोई काम करने का एक तरीका यूनिफॉर्म बेसिस में हो। इसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। ये कुछ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स होते हैं, ये प्रिस्क्राइब्ड कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूज करे जाते हैं यूनिफॉर्मली, ताकि एक यूनिफॉर्म बेसिस में सारा काम हो, कंपेरेबिलिटी बढ़े, है ना, और सही गलत पे आप आइडेंटिफिकेशन कर पाओ कि कोई कौन सा काम सही कर रहा है, कौन सा काम गलत कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ रूल बोल लो, नहीं तो कुछ फ्रेमवर्क बोल लो, कुछ प्रिंसिपल्स बोल लो, राइट। तो इसमें लिखो formulated by cost accounting standards board constituted by the Institute of Cost Accountants
ऑफ इंडिया। तो दो चीजें याद रखनी है आपको इसमें, एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो एक बेसिकली पार्ट है ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक बोर्ड सेटअप करता है जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसमें कई बार सारे मेंबर्स वगैरह होते हैं और ये बनाते हैं क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जिनको अडॉप्ट किया जाता है, राइट। चलो तो अब ये होते क्या है, लिख लो, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर measurement of cost for different sectors and guidance to various stakeholders to achieve, अरे यार अचीव की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी मैंने, टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी in classification measurement and assignment of cost to products and services। That's it। इतना मीनिंग बहुत है और आज के पार्ट पे आप कांटा भी लगा सकते हो, लाइन खींच सकते हो। आज के लिए इतना ही था हमारा। तो बेसिकली जो बात मैंने आपको अभी समझाई वही बात यहाँ लिखी है कि ये कुछ आपको अप्रोच देता है, किसको, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जो कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्वॉल्व है, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स, आप जैसे लोग, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्वॉल्व हो गए तो आप जैसे लोगों को एक अप्रोच देता है, बताता है कि आप अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग बिजनेस टाइप्स के लिए कॉस्ट की मेजरमेंट कैसे करोगे। ये गाइडेंस देता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, ताकि जैसे कि मैंने बोला एक यूनिफॉर्मिटी आ पाए कि भाई एक ही तरह के इंडस्ट्री में अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग ढंग से कॉस्ट ना निकाले, यूनिफॉर्म तरीके से निकाले ताकि कंपेरेबिलिटी बढ़ पाए, है ना, और कंसिस्टेंसी मेंटेन हो कि भाई ये नहीं कि कॉस्ट निकालने के लिए आपने एक साल कोई और तरीका लगाया, दूसरी साल आपने कुछ और लगाया। तो यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी दोनों देना, दोनों इंपॉर्टेंट कह सकते हो ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है, सिस्टमैटिक वे में बताता है कि कॉस्ट की मेजरमेंट कैसे करनी है, एक गाइडेंस देता है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ सके, कंसिस्टेंसी आ सके इन क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन हो गई, कॉस्ट की मेजरमेंट हो गई, कॉस्ट की असाइनमेंट हो गई अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है। ये पर्पस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ठीक है जी। और बनाता कौन है, याद रखना है फॉर द पर्पस ऑफ योर एमसीक्यूज, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। चलो तो आई होप आज की सारी बातें आपको समझ आई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं इतने एफर्ट डाल के तसल्ली से एक एक चीज लिख सकता हूं तो मैं ये होप कर रहा हूं कि आप डेफिनेटली अपने नोटबुक रजिस्टर्स में मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। लिखने से कि जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं एंड स्ट्रांगली बिलीव इन दैट नोशन, क्योंकि मैंने फाइनल पे लेवल पे, सीए फाइनल लेवल पे बहुत सारे मतलब लॉ एंड ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स खुद पढ़े, सिंपली बस लिख लिख के पढ़ के, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। तो आई बिलीव कि भाई लिख के जितना पढ़ते हैं उतना अच्छे से दिमाग में चीजें घुसती है। तो आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा बच्चों। और अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा, मेरी बातें समझ आई हैं, तो प्लीज सपोर्ट करना बच्चों, प्लीज लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरा छोटा सा चैनल है ना। तो आप
लेक्चर्स अपलोड करो करो बोलते हो बच्चों, लेकिन आप लाइक नहीं करते हो भाई, इतने से लाइक आते हैं, है ना। डेफिनेटली अगर लेक्चर अपलोड करने आप बोल रहे हो तो आप लेक्चर्स का कुछ तो बेनिफिट उठा रहे हो, तो आप सिंपली एक लाइक करो और तो कुछ नहीं करना, है ना। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना बच्चों, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम्स इस चीज को पकड़ पाए और आपके सर को, छोटे से लेवल पे हम पढ़ा रहे भाई आपको फ्री में, तो हमें भी एक सपोर्ट मिल जाता है, उससे मोटिवेशन मिल जाती है। तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, और फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे, राइट। चलिए, तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।